जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारतीय वायुसेना को मिली 5th जनरेशन फाइटर्स को डिटेक्ट करने वाली एडवांस रडार। नई सैटेलाइट इमेजेस ने किया पाकिस्तानी एयरबेसेस में हुए डैमेज का और बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज के 30 मिनट के बाद भारत ने सूचित किया था पाकिस्तान को। ब्रह्मोस के अपग्रेडेड वर्जन को बनाने के लिए भारत और रशिया के बीच चल रहा है डिस्कशन। और चाइनीज वॉर गेम की इमेज के साथ पाकिस्तान ने क्लेम करी अपनी विक्ट्री। जहां एक तरफ अलग अलग प्रोपेगेंडा के माध्यम से चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट को बहुत ही हाईटेक दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि वो बात अलग है कि उन्हीं चाइनीज हाईटेक इक्विपमेंट को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाई थी। पर खैर, चीन की इन्हीं प्रोपेगेंडा गेम के बीच ये वाली रिपोर्ट सबसे ज़्यादा तेजी से वायरल हो रही है कि जो चीन है वो बेहद जल्द पाकिस्तान को J-35 फाइटर्स की डिलीवरी करेगा। बाकी इसका पाकिस्तान को कितना बेनिफिट मिलने वाला है तो वो तो खैर पाकिस्तान को खुद नहीं पता है। पर अगर हम फिर भी इस चीज़ को मान लें कि पाकिस्तान को चीन के J-35 मिल जाते हैं, जो कि चीन के मुताबिक बहुत ही एडवांस 5th जनरेशन कैटेगरी का फाइटर जेट है, तो उसी को काउंटर करने के लिए भारत ने अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को मजबूत करना शुरू कर दिया है। और जिसके तहत बेंगलुरु बेस्ड कंपनी ने भारतीय वायुसेना के साथ साइंड हुए 200 करोड़ रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट के तहत पहली स्टेल्थ डिटेक्टिंग रडार्स डिलीवर कर दी हैं। और इस तरह के टोटल 6 रडार्स भारतीय वायुसेना को मिलेंगी। ये स्वदेशी तौर पर विकसित की गई सूर्य नाम की वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रडार सिस्टम्स हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें मार्च 2025 के मध्य तक हैंडओवर किया गया था। और ये अत्याधुनिक 3D रडार सिस्टम स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और लो ऑब्जर्वेबल एरियल टारगेट्स को आसानी से ट्रैक करने में सक्षम है। और ये VHF बैंड पर ऑपरेट करता है और ये उन टारगेट्स को भी डिटेक्ट कर सकता है जो कि आमतौर पर कन्वेंशनल हाई फ्रीक्वेंसी के रडार सिस्टम्स डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और ये 2 स्क्वायर मीटर्स तक के रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले टारगेट को भी 360 किलोमीटर की दूरी से ही डिटेक्ट कर सकता है। इसे 2 6x6 व्हीकल्स पर माउंट किया जा सकता है और ये रडार फुल कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए 1 मिनट में 10 बार रोटेशन परफॉर्म करती है। और अब आप जरा ये सोचिए कि अगर इस रडार को जब स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा तो फिर चाहे चीन का J-35 हो या पाकिस्तान का 10th जनरेशन का स्पेसशिप जंग फाइटर 17, हर किसी पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखने का खतरा बना रहेगा। भारत की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई में जो पाकिस्तान का क्रूशियल नूर खान एयरबेस तबाह हुआ था, तो यहाँ पर किस लेवल की तबाही हुई थी तो उसका खुलासा अब नई सैटेलाइट इमेजेस में हुआ है, जिससे ये सामने आया कि भारत की जबरदस्त स्ट्राइक में इस साइट के पास का पूरा ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स ही तबाह हो गया था। और इन नई सैटेलाइट इमेजेस को जियो इंटेलिजेंस रिसर्चर डेमियन सीमन ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेयर करी है। जो पहली वाली सैटेलाइट इमेज थी उनसे सामने आया था कि यहाँ पे जो स्ट्राइक हुई थी तो उससे कुछ स्ट्रक्चर्स तबाह हुए थे और 2 स्पेशलाइज्ड मिलिट्री ट्रक्स भी उसमें डिस्ट्रॉय हुए थे। लेकिन अब जो नई सैटेलाइट इमेजेस में इस बात का खुलासा हुआ है कि साइट के पास का जो पूरा ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स ही तबाह हुआ है, तो ये इस बात को दर्शाता है जो पाकिस्तान को डैमेज हुआ है तो वो पाकिस्तान के 2 स्पेशलाइज्ड मिलिट्री ट्रक्स के डैमेज से और ज़्यादा है। इसी तरह से डेमियन सीमन ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस के डैमेज की सैटेलाइट इमेजेस भी जारी करी हैं, जिसमें यहाँ के कमांड एंड कंट्रोल बिल्डिंग पर हुई तबाही के सबूत क्लियरली दिख रहे हैं। बाकी मुरीद वाले एयरबेस पर जो टर्की ने UCV ऑपरेशंस के लिए सेंटर को अपग्रेड किया था, तो संभावित रूप से भारत की मिसाइल स्ट्राइक में वो सेंटर भी तबाह हुआ है। पर कमाल की बात यह कि इतने सारे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने के बावजूद भी हमारे पड़ोस में रहने वाले भाईजान यही कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ वॉर जीत गए हैं और इसी खुशी में पाकिस्तान में एक फील्ड मार्शल भी बना दिया गया है। पर एक बात तो तय है कि जिस तरह से भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के एयरबेसेस की सैटेलाइट इमेजेस सामने आ रही और उनमें से अधिकतर में आप पाकिस्तान की महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स पर बड़े बड़े छेद देखेंगे, तो इन छेदों को देखकर तो हमें वही डायलॉग याद आ रहा है कि इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी आगे का डायलॉग आप पूरा कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। जहाँ तक आप सभी इस बात से अवेयर होंगे, अगर नहीं भी हैं तो हम आपको सूचित कर देते हैं कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की एक स्टेटमेंट को मिसकोट करके सोशल मीडिया पर एक क्लेम किए जा रहे थे कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को शुरू करने से पहले पाकिस्तान को एडवांस में सूचित किया था। हालांकि PIB फैक्ट चेक ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए क्लियर कहा था कि इस तरह के दावे गलत हैं और भारतीय विदेश मंत्री की जो एक्चुअल स्टेटमेंट है उसको मिसकोट किया गया है। और अगर आप भारतीय विदेश मंत्री की एक्चुअल स्टेटमेंट देखेंगे जहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई, तो उसमें कहीं भी इस बात को मेंशन नहीं किया गया कि भारत ने एडवांस में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सूचित किया था, बल्कि जहाँ तक उसमें यही समझ में आ रहा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में केवल आतंकी कैंपों को तबाह किया गया था, तो उसके बारे में पाकिस्तान को सूचित किया गया कि भारत ने केवल आतंकी कैंपों को ही टारगेट किया है, इसे पाकिस्तान की मिलिट्री को टारगेट नहीं किया गया था। तो इसलिए पाकिस्तान के पास ऑप्शन है कि वो इससे बाहर रहे। लेकिन पाकिस्तान ने भारत की इस एडवाइस को नहीं माना और फिर पाकिस्तान ने ही मिलिट्री एस्केलेशन शुरू किया। लेकिन हाँ, जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आई है तो मे भी कई सारे लोगों को कंफ्यूज भी कर सकती है और शायद उसी कन्फ्यूजन के चलते ये जो स्टेटमेंट है ये मिसकोट हुई है।
पर इसी पर आज सोमवार को इंडिया टुडे की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी को स्पष्ट किया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज के खत्म होने के 30 मिनट के बाद पाकिस्तान को अलर्ट किया था कि हमने इस दौरान केवल पाकिस्तानी हाइडआउट्स को ही टारगेट किया है। इसके अलावा इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सभी पार्लियामेंट्री मेंबर्स को इस बात को लेकर भी सुनिश्चित किया है कि भारत की जो कार्रवाई थी वो पूरे प्रिसिशन के साथ थी और इसमें केवल आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर से टारगेट किए गए थे, और जबकि एस्केलेशन को अवॉइड करने के लिए फिर भारत ने पाकिस्तान के साथ बहुत ही अच्छी तरह से कम्युनिकेट भी किया था। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर भी उन्होंने कंफर्म किया है कि इस सीज फायर पर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो दोनों देशों के डीजीएमओस की डायरेक्ट कम्युनिकेशन की वजह से ही हुई थी, जिसे पाकिस्तान ने इनिशिएट किया था। और रही बात इसमें किसी फॉरेन इंटरफेरेंस की, खासतौर पर अमेरिका की, तो भारतीय विदेश मंत्री के मुताबिक भारत ने अपनी जो पोजीशन है उसे केवल 10 शब्दों में ही कम्युनिकेट कर दिया था कि उन्होंने फायर किया तो हमने फायर किया, वो रुक गए तो हम रुक गए। इसके अलावा इंडिया टुडे की रिपोर्ट में भारतीय विदेश मंत्री को ही कोट करते हुए ये भी बताया गया है कि जब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भारत को इस बारे में इंटेलिजेंस दी थी कि पाकिस्तान बड़े स्केल पर रिटेलिएशन कर सकता है, तो उसके जवाब में भारत ने बहुत ही मजबूती से कहा था कि अगर पाकिस्तान एस्केलेट करेगा तो हम भी हर तरह के रिस्पॉन्ड के लिए तैयार हैं। बाकी इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक मीडिया इंटरव्यू में इस बात को भी स्पष्ट किया है कि भारत और पाकिस्तान इस रीसेंट क्लैशेस में न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज़्यादा दूर थे। आज सोमवार को ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक एनआईए ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक सीआरपीएफ के पर्सनल को गिरफ्तार किया है, और इस पर आरोप है कि 2023 से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा था, और इस आरोपी की पहचान मोतीराम जाट के तौर पर हुई है। और भारत की क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को लीक करने के बदले उसे पाकिस्तान से फंड्स मिलते थे। बाकी एनआईए ने इस मोतीराम को दिल्ली से गिरफ्तार किया है और अब इससे पूछताछ जारी है और इस पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी हैं। इसके अलावा जब 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत करी थी, तो अब ऑफिशियली उसके कुछ नए विजुअल्स भी सामने आए हैं, और इन नए विजुअल्स में आप इंडियन मिलिट्री की तीनों सर्विसेज के प्रमुखों को एक साथ ऑपरेशन रूम में इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर करता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा भारत ने जो वेपन सिस्टम्स इस्तेमाल किए थे और पाकिस्तान के जिन ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया गया था, तो उनके नए विजुअल्स भी सामने आए हैं, जिसमें आप भारत के आकाश तीर सिस्टम, ZU-23mm गन, L-70 गन, MRSAM आकाश मिसाइल्स और ओसा AK कॉम्बैट व्हीकल को देख सकते हैं। और उन्हीं के बीच में जो पाकिस्तानी ड्रोन्स इन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं, तो उनके मलबे की नई तस्वीरें भी इसमें दिखाई दे रही हैं। इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को कारगिल से लेकर क्रीक तक डिप्लॉय किया गया था और इन्होंने लगभग 300 पाकिस्तानी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया है। और ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में भारत ने जो पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में जिन 9 आतंकी टारगेट्स पर स्ट्राइक करी थी, तो उनकी डिटेल्स भी जारी की गई हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने 2025 के वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट को जारी किया है, और जिसमें इस बात को भी मेंशन किया गया कि जो भारत है वो चीन को अपने प्राइमरी एडवर्सरी के तौर पर देखता है, और जबकि पाकिस्तान भारत के लिए केवल एक तरह की एंसिलरी सिक्योरिटी प्रॉब्लम की तरह है जिसे मैनेज किया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि जो भारत है वो लगातार मेड इन इंडिया इनिशिएटिव्स को प्रमोट करने में लगा हुआ है और अपनी डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को बिल्ड कर रहा है। बाकी भारत ने रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को लगातार मेंटेन करके रखा हुआ है। हालांकि रशियन ओरिजिन के मिलिट्री इक्विपमेंट की खरीद भारत ने कम करी है, लेकिन भारत अभी भी रशियन स्पेयर पार्ट्स पर निर्भर है, जो कि भारत को अपने रशियन ओरिजिन के टैंक्स और फाइटर एयरक्राफ्ट की बड़ी इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए चाहिए। इसी रिपोर्ट पर चीन को लेकर यूएस की इंटेलिजेंस का यह मानना है कि चीन बहुत तेजी से अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहा है और वॉरफेयर के सभी डोमेन्स में अपनी कैपेबिलिटीज को विकसित कर रहा है, और जो कि उसे फोर्सफुली ताइवान को सीज करने में भी मदद कर सकता है। और चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, तो इन देशों में भी अपनी मिलिट्री फैसिलिटीज को स्थापित करने पर विचार कर रही है। और रही बात चीन की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की, तो अनुमान है कि 2030 तक चाइना के पास 1000 से अधिक ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो जाएंगे, और जिनमें से अधिकतर को फास्टर रिस्पॉन्स टाइम्स के लिए हायर रेडीनेस लेवल्स पर डिप्लॉय किया जाएगा। जबकि पाकिस्तान को लेकर यूएस के इंटेलिजेंस का यह मानना है कि पाकिस्तान भारत को अपने अस्तित्व पर खतरे की तरह मानता है, और इसलिए पाकिस्तान भी अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के प्रयासों को लगातार जारी रखेगा, जिनमें भारत के कन्वेंशनल मिलिट्री एडवांटेज को ऑफसेट करने के लिए बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन्स को विकसित करना भी शामिल है। और इसलिए यूएस का मानना है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज कर रहा है और अपने न्यूक्लियर मटेरियल्स और न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल की सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर रहा है। और पाकिस्तान ने फॉरेन सप्लायर से इससे संबंधित चीज़ें भी खरीदी हैं, और पाकिस्तान के प्राइमरी सप्लायर्स में चीन आता है, जो कि कभी कभी हांगकांग, सिंगापुर, टर्की और यूएई के माध्यम से पाकिस्तान तक शिप होते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का हारमोनियम बजाने के बाद अब ब्रह्मोस को लेकर एक नया अपडेट निकल के सामने आया है, जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रशिया ब्रह्मोस मिसाइल के एडवांस वर्जन को मैन्युफैक्चर करने के लिए डिस्कशन कर रहे हैं। इससे उत्तर प्रदेश की फैसिलिटी में बनाया जाएगा।
हालांकि इस रिपोर्ट में इस बात को मेंशन नहीं किया गया है कि ब्रह्मोस का एडवांस वर्जन या यूं कहें ब्रह्मोस का अपग्रेडेड वर्जन कैसा होगा, क्योंकि जहां तक है अगर ब्रह्मोस के एनजी वेरिएंट की बात की जा रही है तो उस पर ऑलरेडी काम चल रहा है। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें रक्षा मंत्रालय के सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि भारतीय नौसेना के लिए 12 एडवांस माइन स्वीपर्स को खरीदने वाले जो प्रस्ताव है तो उसको अब फिर से रिवाइव किए जाने पर तेजी से काम चल रहा है और ये 12 एडवांस माइन स्वीपर्स स्वदेशी तौर पर ही भारत में बनाई जाएंगी और इस पूरी परियोजना की लागत होगी लगभग 44,000 करोड़ रुपीस। और रक्षा मंत्रालय के सोर्सेज के मुताबिक इन माइन स्वीपर्स की खरीद के लिए जो टेंडर है वो बेहद ही जल्द जारी किया जाएगा। बाकी जैसे ही एक बार इन माइन स्वीपर्स की खरीद के लिए AON को अप्रूवल मिल जाता है तो फिर उसके बाद इस प्रोग्राम में इंडियन शिपयार्ड्स को इन्वाइट करने के लिए RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी होगा। और रिपोर्ट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद जो पहली माइन स्वीपर है उसको मिलने में लगभग 7 से 8 वर्षों तक का समय लग सकता है। और आपको बता दें कि वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के पास एक भी माइन स्वीपर नहीं है। हालांकि कुछ वर्षों पहले तक भारतीय नौसेना माइन स्वीपर्स की फ्लीट को मेंटेन करती थी, लेकिन वो सारे रिटायर हो चुकी हैं। और जिस हिसाब से चीन अपनी न्यूक्लियर और कन्वेंशनल सबमरीन्स की फ्लीट को मजबूत कर रहा है और चीन की मदद से जो पाकिस्तान है वो भी अपनी अंडर वाटर कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, तो ऐसे में जो ये माइन स्वीपर्स हैं ये भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल एसेट बन जाती हैं। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि माइन स्वीपर्स एक बहुत ही खास तरह की वॉरशिप्स होती हैं जिनका काम होता है पानी के नीचे बिछाई गई माइंस को डिटेक्ट करना और उन्हें डिस्ट्रॉय करना। और जबकि ध्यान देने वाली बात यह है कि 12 एडवांस माइन स्वीपर्स को खरीदने वाली जो योजना है वो 2005 में स्टार्ट हो चुकी थी और उसके लिए गोवा शिपयार्ड ने एक साउथ कोरियन फर्म के साथ पार्टनरशिप भी कर ली थी, लेकिन फिर 2017-18 में इस परियोजना को कैंसिल कर दिया गया था और उसका कारण था कॉस्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्ट्रेटजी में कोई भी आम सहमति ना बन पाना। लेकिन अब इस परियोजना को दोबारा से रिवाइव किए जाने पर काम चल रहा है। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा अपडेट है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से एक पेंटिंग प्रेजेंट की गई थी और वो भी ये कहकर कि ये जो पेंटिंग है ये अभी हाल ही में जो भारत के साथ क्लैश हुआ था तो उसमें पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के तौर पर है। लेकिन कमाल की बात यह कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने इस वाले प्रोपेगेंडा में भी फेल हो गए, क्योंकि जो पेंटिंग शहबाज शरीफ को पाकिस्तानी मिलिट्री के ऑपरेशंस का नाम देकर प्रेजेंट की गई है तो वो एक्चुअल में चाइना के पुराने वॉर ड्रिल की इमेज है, ना कि पाकिस्तानी मिलिट्री ऑपरेशंस की। यानी कि अभी तक पाकिस्तान अपनी फेक विक्ट्री के नैरेटिव को स्प्रेड कर रहा था और अब तो उन्होंने फेक फोटो को भी स्प्रेड करना शुरू कर दिया। मतलब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने टाइटल को पूरा बरकरार रखा हुआ है। इससे अच्छा तो फेक पेंटिंग देने के बजाय केवल सेंटर ऑफ ग्रेविटी के टैक्स वाली पेंटिंग ही दे देते तो उससे तो शहबाज शरीफ की पूरी पाकिस्तानी आवाम खुश हो जाती। या फिर 1971 की वो फेमस पेंटिंग दे देते और कह देते कि पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स भारत में इतने मशहूर हैं कि उनका ऑटोग्राफ लिया जा रहा है। कौन सा उस पेंटिंग में दिख रहा है कि टेबल के नीचे पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिसर्स की पैंट उतरी हुई है। पर खैर कोई बात नहीं, बढ़ते हैं आज के इतिहास की तरफ। आज के दिन 1999 में ऑपरेशन विजय के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लंस नायक राम कुमार प्रधान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1988 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन प्रताप सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज ही का वो दिन था जब कारगिल सेक्टर में भारतीय वायुसेना ने अपने ऑपरेशन सफेद सागर की शुरुआत करी थी। तो आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन सफेद सागर में भारतीय वायुसेना के मुख्य तौर पर कौन कौन से फाइटर्स इस्तेमाल हुए थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।